सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में जानते हैं आज आपके लिए क्या है महत्वपूर्ण। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं कि आज का दिवस क्यों अपने लिए महत्वपूर्ण है। जानते हैं 2 नवंबर की हिस्ट्री के बारे में। 2 नवंबर को आखिर ऐसा कौन सा दिवस मनाया जाता है। मैं बताता हूं आपको कि पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा और अत्याचार जब रिपोर्टर्स कवरेज करने के लिए जाते हैं, चाहे हिंसाग्रस्त कोई सा भी क्षेत्र हो, जैसे वर्तमान के अंदर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो अभी युद्ध चल रहा है, इसके अलावा हमास और इजराइल के बीच में भी अभी अपने को संघर्ष देखने को मिल रहा है। वहां पर जब पत्रकार कवरेज करने के लिए जाते हैं तो वहां पे अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी इन संघर्षशील क्षेत्रों के अंदर जो है पत्रकार भी इन लोगों के शिकार हो जाते हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए यूएन के अंदर एक बहुत बड़ा दिवस का आयोजन हर बार किया जा रहा है और आज 2 नवंबर को इस दिवस का वहां पे उसको मनाया जा रहा है, जहां पे पत्रकारों की सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सभी राष्ट्रों को ऐसा करने के लिए आह्वान किया जाता है। चलिए जानते हैं आज के सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कड़ी है उसके अंदर पढ़ते हैं पहला प्रश्न और जानते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान को अपने बेड़े से बाहर कर दिया है। ऐसा हम काफी सालों से देख रहे हैं कि एक उड़ता हुआ ताबूत या कह सकते हैं कि जो पायलटों की जान लेने वाला ऐसा कौन सा एक लड़ाकू विमान है जो भारत के लिए वायुसेना के लिए चुनौती बन गया था। और उसी के संदर्भ में आपको मैं बताऊं कि मिग-21 जिसको बाइसन भी आगे कहा जाता है, ये जो विमान है उसको हमने आयात किया था, खरीदा था रसिया से हमने इसको खरीदा और 6वें दशक में आजादी के 10 साल के आसपास के बाद के अंदर हमने अपनी सामरिक जितनी जो रक्षाएं हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए, अपनी सेनाओं को और ज्यादा उन्नत तरीके से उनको लैस करने के लिए हमने वायुसेना के लिए ये विमान रसिया से आयात किया था। तो आंसर जाने वाला है इसका मिग-21। वर्तमान के अंदर जितने भी प्रकार की जो फ्लाइंग कर रहा था उस समय इसके अंदर टेक्निकल कमियों की वजह से ये काफी बार बार जो है वो गिर रहा था और उसकी वजह से बहुत सारी मानवीय हानि भी हो रही थी, क्योंकि जहां पे ये गिरता था वहां पे बहुत सारा नुकसान करता था। इसके अलावा एक जो प्रशिक्षित जो पायलट थे उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ती थी और इसी के संदर्भ के अंदर वायुसेना ने 2026 तक सभी जितने लड़ाकू विमान जो मिग-21 बाइसन की कैटेगरी में आते हैं उन सबको बाहर करने का फैसला किया है। इसके अलावा जानते हैं सुखोई 30 ये भी रसिया का है, मिराज है और मिग-29। मिराज की अगर बात करें तो ये हमने लिया है फ्रांस से। फ्रांस के साथ में हमने एक जो महत्वपूर्ण समझौता भी और किया है, एक अत्याधुनिक एक वायुसेना के लिए हमने वहां पे एयरक्राफ्ट भी खरीदा है जिसको रफाल के नाम से जाना जाता है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आयात हमने इस रूस से करा है, 1963 के अंदर इसको हमने शामिल किया। वर्तमान में वायुसेना के अंदर इसके 3 स्क्वाड्रन ऑलरेडी पहले से संचालित थे और इसका उपयोग हमने जो सबसे ज्यादा किया 1971 में और उसके बाद में 99 का जो कारगिल का जो वॉर हुआ था वहां पे भी इसका हमने काफी प्रयोग किया। काफी उन्नत तरीके का एक कह सकते हैं लड़ाकू विमान था, लेकिन कह सकते थे मौजूदा जो समय है उसके अंदर ये ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहा था ड्यू टू टेक्निकल जो कमियां थी उसकी वजह से। तो इसके अंदर जो 1971 का जो वार है वहां पे बहुत बड़ा उम्दा इसने प्रदर्शन करा था। इसके अलावा 1999 के अंदर जो कारगिल का जो युद्ध पाक के साथ में हुआ था वहां पे भी इसने जो है अच्छा काम करा, या कह सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इसने परफॉर्म किया और अपने जो दुश्मन के जो इलाके वहां पे उन्होंने उस एरिया को काफी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। चलिए इसके अलावा आप देख लेते हैं कि ऐसे और कौन कौन से अन्य विमान हैं जो हमने अलग अलग कंट्रीज से लिए हैं, क्योंकि भारत में अभी तक तेजस के अलावा ऐसा कोई विमान अभी तक स्वदेशी निर्मित से अभी तक कोई हमने इजाद नहीं किया है ना उसको तैयार किया है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। सुखोई 30 के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जगवार है, मिराज 2000 है, मिग-29 है, एलसीए है और रफाल है। रफाल अभी वर्तमान के अंदर इसके 2 स्क्वाड्रन है जो वर्तमान में अभी संचालित है, और भी विमान आने वाले हैं। लेकिन अगर F-16 की बात करें जो वर्तमान में पाकिस्तान के पास है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने रफाल का सौदा फ्रांस के साथ में किया है। ग्लोबल एयर पावर्स की रैंकिंग अगर 2022 के आसपास उसको अपन देखें कि विश्व के अंदर वायुसेना के पास, यह कह सकते हैं विश्व के अंदर ऐसी कौन सी सेना है वायुसेना के तौर पे उसको जाना जाए जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो उस देश का नाम आता है अमेरिका। सेकंड नंबर पे आता है रसिया, जिसके साथ में हम काफी अभी आयात करते हैं।
हालांकि साजो सामान के दृष्टि में अगर देखा जाए तो अमेरिका के साथ में भी उतना ही करने लगे, लेकिन परंपरागत तौर से अगर देखा जाए तो रशिया के साथ में हमने बहुत सारे से बैटल टैंक भी खरीदे। और रक्षा प्रौद्योगिकी की बात करें और अगर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करें तब भी हम रशिया के बहुत बड़े पार्टनर रहे हैं। तो भारत का जो स्थान अगर वायुसेना के तौर पे देखा जाए, मेरिट्स में देखा जाए, तो नंबर 3 पोजीशन पे भारत अपना यहाँ पे प्लेस करता है। वायुसेना के अध्यक्ष की बात करें तो अभी वर्तमान में वी.आर. चौधरी यहाँ के वायुसेना के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सीडीएस की बात करें तो यहाँ पे चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड है, और उनका नाम है अनिल चौहान। तो वर्तमान में अभी मिग-21 जो लड़ाकू विमान था जो रसिया से हमने आयात करा था 1963 के अंदर, उसको अभी 2025-26 के लगभग उसको संपूर्ण बेड़े को यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। 2034 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यह भी काफी कंट्रोवर्शियल, एक विवादास्पद मुद्दा था जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में चल रहा था, और ऑस्ट्रेलिया का जो फुटबॉल का जो महासंघ है उसने ये ना कर दिया, या कह सकते हैं कि हम 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो हम अपने यहाँ पे नहीं करवा सकते। कुछ उनकी अपनी किसी प्रकार की कुछ चीजें रही होंगी, जिसकी वजह से अभी वहां पे 2 ही दावेदार थे, जिसके अंदर एक तो ऑस्ट्रेलिया था और दूसरा सऊदी अरब था। तो ऑस्ट्रेलिया के अपने स्वयं ही हट जाने के कारण ये जो आयोजन का अभी कहा जा सकता है कि किसके पास जाएगा, तो उस देश का नाम है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के पास में 2034 के अंदर जो फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला है उसका आयोजन की जो मेजबानी है वो अभी सऊदी अरब को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई कंपटीटर आसपास है नहीं। जो ऑस्ट्रेलिया था वो ऑलरेडी इस चीज से बाहर हो गया है। बात कर लेते हैं फुटबॉल के बारे में, कुछ अन्य चीजों के बारे में। पिछला जो फुटबॉल कप, या कह सकते हैं वर्तमान का अभी जो हुआ वो जो लेटेस्ट फुटबॉल कप है वो दोहा कतर में आयोजित किया गया था, और दोहा कतर के अंदर आयोजित करने के बाद में इसके विजेता और उपविजेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो विजेता जो टीम रही थी उस टीम का नाम था अर्जेंटीना, जबकि उपविजेता जो टीम रही थी उसका नाम था फ्रांस। लियोन मेसी वहां की कप्तान अभी भी है वर्तमान में, और वो किसी क्लब, प्रतिष्ठित क्लब से भी खेलते हैं, और वर्तमान में उनको हाल ही में 1-2 दिन पहले बियॉन्ड बेली के नाम से एक जो पुरस्कार, जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है किसका, फुटबॉल का, उससे उनको सम्मानित किया गया। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। तो अभी लियोन जो मेसी है उसको 8वीं बार प्रतिष्ठित पुरस्कार जो मैंने आपको बताया बैलोन डियोर से उनको सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं सऊदी अरब को इसकी जो है मेजबानी मिली है। दावेदारी से पीछे हटने के कारण अभी मेजबानी करने वाला देश अकेला सऊदी अरब रह गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के साथ में कुछ चीजें ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अगर बात करें विश्व कप की तो 1930 के अंदर सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप की जो शुरुआत हुई थी 1930 में हुई थी, उरुग्वे देश के अंदर हुई थी। पहला अगर वर्ल्ड कप किसी ने जीता है तो उस देश का नाम उरुग्वे जाता है। चलिए 2022 का जो विश्व कप हुआ था जो दोहा कतर के अंदर हुआ था, और इसका जो विजेता जो बना था वो अर्जेंटीना बना था, जबकि उपविजेता के तौर पे फ्रांस को संतोष करना पड़ा था। लियोन मेसी को वहां पे गोल्डन बूट के अवार्ड से उसको नवाजा गया था, और अभी वर्तमान में फीफा के जो अध्यक्ष है उनका नाम जियानी इन्फेंटिनो है, और मुख्यालय इसकी बात करें तो स्विट्जरलैंड का जो ज्यूरिख एक शहर है वो फीफा का जो एक कह सकते हैं हेडक्वार्टर है वो वहां पे स्थित है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में कौन सा राज्य सभी में हॉलमार्किंग अपनाने वाला राज्य बन गया? अगर हॉलमार्किंग का सीधा सा अगर मतलब देखते हैं तो सोनी चांदी, या कह सकते हैं विशेषकर जो सोने के जो आभूषण होते हैं उनकी शुद्धता को, उनकी विश्वसनीयता को जांचने के लिए हॉलमार्किंग सिस्टम इंडिया के अंदर अभी वर्तमान में लागू किया जा रहा है। और अब बात करी जा रही है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके सभी जितने जो जिले हैं वहां पे हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है, जिसके अंदर कह सकते हैं उपभोक्ताओं का संरक्षण या उनके अधिकारों को और ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए अगर किसी राज्य ने पहल करी है उस राज्य का नाम जाता है केरला। तो केरला जो है ये अपना एक मालाबार तट पर स्थित केरल है, और बात कर अगर सकते हैं तो पर कैपिटा जो इनकम है, जो प्रति व्यक्ति आय है, उसमें भी भारत के उन शीर्ष राज्यों के अंदर शामिल है। और इसके अलावा 2011 का जो सेंसस हुआ है, जनसंख्या हुई है, उसके अंदर लिंगानुपात के अंदर 1084 हजार पुरुषों के बीच में 1084 महिलाएं हैं। विश्व के अंदर की बात करें तो वहां पे तो महिलाओं और पुरुषों के बीच में ज्यादा भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन भारत के अंदर कह सकते हैं कि पुरानी कितनी प्रकार की जो चुनौतियां हैं, या कह सकते हैं पुरानी प्रकार की जो प्रथाएं थी उनको देख करके लिंगानुपात के बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता था। लेकिन 2011 के अंदर ही
केरला ने ये आंकड़ा छू लिया था और वहां पे आप देख पा रहे हैं कि 1000 के पीछे 1084 जो है महिलाएं वहां पे स्टैंड करती हैं। चलिए इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। केरल के सभी 16 जिलों के अंदर हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करे गए। उद्देश्य सोने के आभूषणों में गुणवत्ता और विश्वसनीयता को मापना। बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो पी विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा अगर राज्यपाल की बात करें तो उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। पूर्ण साक्षरता वाला राज्य अगर पूरे भारतवर्ष में किसी को टैग मिला है तो उसका नाम जाता है, वो जाता है सिर्फ केरला को। 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, जहां पे महिलाओं की संख्या 1000 के पीछे 1084 है। इसके अलावा सब अगर कहते हैं सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य वो उत्तर भारत का एक राज्य है हरियाणा। वहां पे आपको 869 के आसपास आपको लिंगानुपात 1000 के पीछे 1000 पुरुषों के बीच में 869 के आसपास महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। किस देश ने भारतीयों को 6 माह के लिए वीजा मुक्त एंट्री की घोषणा करी है? ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पर्यटन डेस्टिनेशन है और वेडिंग डेस्टिनेशन भी है और टूरिस्ट तो है ही है, और इसी की वजह से कुछ देशों की माली हालत ज़्यादा ठीक नहीं होती, जिसके अंदर हमारा से एक पड़ोसी देश है जिसका पूरा कारोबार कह सकते हैं या वहाँ की जो अर्थव्यवस्था पर्यटन के सहारे ही चलती थी, उस देश का नाम श्रीलंका था। लेकिन कोरोना काल के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे पर्यटन उद्योग ठप पड़ गया था और जिसकी वजह से श्रीलंका जो था वो काफ़ी आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा था। लेकिन बात करी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि 6 महीने के लिए वीजा फ्री किस कंट्री ने भारतीयों के लिए किया है? उस जो देश का नाम, उस देश का नाम है कौन सा? मलेशिया। सॉरी मलेशिया नहीं है, इसका नाम होगा थाईलैंड, और थाईलैंड की जो राजधानी है उसका नाम होगा कौन सा? बैंकॉक। तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है थाईलैंड। थाईलैंड जो है एक समुद्री द्वीपों के टापुओं के बीच में एक छोटा सा एक देश है जहां पे भारतीय पर्यटक काफी मात्रा में वहां पे जाते हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। 10 नवंबर 2023 से लेकर के 10 मई 2024 तक भारत के जितने भी पर्यटक वहां पे जाएंगे उनको वहां पे किसी प्रकार के वीजा ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वहां पे मैक्सिमम वो 30 डेज स्टे भी कर सकते हैं। ऐसी सुविधा थाईलैंड ने वर्तमान में शुरू की है। चलिए इसके अलावा जान लेते हैं कि भारत के साथ में रणनीतिक, व्यापारी और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जो पड़ोसी देश करते रहते हैं। तो आसियान जो कंट्री है जिसके अंदर सिंगापुर है, इंडोनेशिया, फिलीपींस है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जो व्यापार करती हैं। लेकिन उन आसियान कंट्रीज के अंदर भारत का सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से नंबर 3 पोजीशन पे कौन सा देश आता है? वो थाईलैंड आता है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री का नाम श्रेथा थविस्तीन है और हमारा एक पड़ोसी मुल्क है और पर्यटन पे ही उसकी जितनी भी प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां उसी पे ही केंद्रित है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। किस राज्य सरकार के द्वारा अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन 2 नवंबर को किया जाएगा? अंत्योदय का आशय यह है कि उस अंतिम व्यक्ति तक या अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को आर्थिक रूप से, इसके अलावा राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से और एक फूड सिक्योरिटी उसको प्राप्त करना, उसको प्रदान करना ही अंत्योदय का मतलब है। अंत्योदय की अगर शुरुआत की बात करें तो गांधी जी का भी सपना यही था कि अंत्योदय के जरिए सभी लोगों का, लोकतांत्रिक जो राष्ट्र है उसके अंदर सभी लोगों का कल्याण हो, और इसी की तर्ज के अंदर यहाँ पे अंत्योदय योजना लाई गई थी। आपसे बात पूछी जा रही है कि अभी वर्तमान के अंदर अंत्योदय की योजना जो है वो किस राज्य में शुरू करी जाएगी? उसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है हरियाणा के अंदर। चलिए इसके बारे में कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं। वर्तमान में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह हैं और उद्देश्य इसका है कि आयुष्मान भारत पेंशन स्कीम और अन्य योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को वहां पे बुलाया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा और स्कीम्स के बारे में और लोगों को भी प्रेरित किया जाएगा कि सबसे ज्यादा उसका लाभ किस प्रकार वो प्राप्त कर सके। चलिए योजना का जो प्रारंभ जो था, सबसे पहले अगर अंत्योदय की योजना का प्रारंभ शुरुआत करी गई, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसकी शुरुआत करी गई थी 25 सितंबर 2014 को। अंत्योदय की शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य ऐसा कौन सा था? उस राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत 2000 के आसपास हो गई थी। मुख्यमंत्री की बात करें अगर हरियाणा के संपर्क मनोहर लाल खट्टर वहां के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। हरियाणा का स्थान वर्तमान के अंदर खेल जगत से सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले उन शीर्ष राज्यों में भी है। लेकिन पिछली अपने प्रश्न के अंदर पढ़ा था कि यहाँ का जो लिंगानुपात था वो 2011 के आसपास सबसे कम था, 869 था। लेकिन अब हरियाणा ने उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए और लगभग 900 के आसपास इसका लिंगानुपात पहुंच गया है, और जब भी जनसंख्या होगी तो ये आंकड़े आपको जो है और ज्यादा सुखद एहसास कराने वाले होंगे।
चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ने किस निजी कंपनी के साथ मिलकर के क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा करी है? वर्तमान के अंदर उपभोक्ताओं को और ज्यादा कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पे उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, उसके लिए विभिन्न प्रकार की बैंक या इसके अलावा एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी जो है वो लोगों को क्रेडिट कार्ड मुहैया करा रही हैं, जिसके अंदर एक अवधि होती है, वहां तक आप पैसा खर्च कर सकते हैं और उसके बाद में उपभोक्ताओं को अपना पैसा उस बैंक के अंदर जमा कराना होता है। एक प्रकार की काफी सरल और एक आसान सुविधा है और इसके अंदर आप क्रेडिट आराम से यूज बैंक का कर सकते हैं मिनिमम इंटरेस्ट के साथ। चलिए तो जान लेते हैं कि अभी एसबीआई बैंक ने किसके साथ में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। उस बैंक का नाम या उस निजी कंपनी का नाम है वो रिलायंस है। रिलायंस के साथ में उन्होंने क्रेडिट कार्ड की एक योजना लॉन्च करी है। इसमें दो प्रकार के कार्ड होंगे, एक प्राइम कार्ड होगा और दूसरा होगा बेस वाला। तो प्राइम जो कार्ड है उसकी जो साल की जो एक कहते हैं मिनिमम जो फीस होगी वो होगी 2499। इसके अलावा बेस का जो कार्ड होगा उस पर 499 रुपये होगा, जिसमें प्लस कह सकते हैं कि कर भी होगा, कर भी उसके अंदर वो शामिल करते हैं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से उस कार्ड को लेस किया गया है। उपभोक्ता अगर वायुयान से सफर करते हैं, ट्रेन से सफर करते हैं, इसके अलावा मॉल्स के अंदर सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पे इस सुविधा का वो लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपने 3 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन अगर साल भर में अगर आप करते हैं तो आपको जितनी भी जो एक साल भर की जो फीस होती है उस फीस से आपको क्या मिलेगी, वो मुफ्त आपको जो है कार्ड दिया जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। रिलायंस रिटेल्स के साथ में एसबीआई ने कार्ड लॉन्च का एक ज्वाइंट वेंचर शुरू करा और उद्देश्य इसका उपभोक्ताओं की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए और जीवन शैली को और अच्छा ज्यादा बनाने के लिए इस प्रकार की मुहिम को शुरू किया गया। यह कार्ड रुपए का जो प्लेटफॉर्म है वहीं से इसको लॉन्च किया गया है और एक रिसाइकिल कार्ड है, ये सकते हैं कि प्लास्टिक को रीयूज करके इस जो कार्ड को बनाया गया है। कार्ड के प्रकार जो मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के होंगे। शुल्क जो इसका कर होगा वो रिलायंस एसबीआई कार्ड जो प्राइम होगा 2999 का होगा, जबकि अगर रिलायंस बेस कार्ड की बात करें तो वहां पे 499 रुपए का ये होने वाला है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में लॉन्च हुआ ऑपरेशन शेषा किस से संबंधित है? ऑपरेशन शेषा का जो संबंध है वो है टिम्बर से। टिम्बर का अर्थ है लकड़ी और लकड़ी की अवैध तस्करी, लकड़ी की अवैध तस्करी और अंधाधुंध जो वनों का कटाव हो रहा है उसको दृष्टिगत उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का एक शेषा लॉन्च किया गया है। आपराधिक गतिविधियों के अंदर भी यह बहुमूल्य इस प्रकार की जो इमारती लकड़ियां हैं जो जिन पे अंकुश लगाया जा सके उनको काटने के लिए उसी के संदर्भ के अंदर जो है एक योजना को लॉन्च किया गया है। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। लकड़ी टिम्बर के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। इमारती लकड़ियों के अवैध कालाबाजारी और तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया विशेष अभियान है। सबसे ज्यादा अगर स्टैटिक्स जीके के पोर्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर वनों से कोई आच्छादित अगर कोई राजस्थान कहते पूरे भारतवर्ष का कोई राज्य है उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। लेकिन वन आवरण का जो प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा मिजोरम के अंदर 85% जो भाग है वो वनों से आच्छादित है। वहां पे सबसे ज्यादा वन की जो तादाद है वो 85% के आसपास है। लेकिन राज्य के तौर पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं तो उस राज्य का नाम एमपी है, मध्य प्रदेश है। चले ठीक है। सबसे ज्यादा वनों वाला अगर देश की बात करी जाए तो रूस है। रूस सबसे ज्यादा वनों वाला देश है। हालांकि रूस अपने से कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी विश्व का सबसे बड़ा देश है वो रशिया ही है। और विश्व के फेफड़े के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि अमेजन जो नदी है उसके आसपास जितने भी प्रकार के वनाच्छादित जितना भी जो जंगल है जिसकी वजह से अपने को लगभग 20% जो ऑक्सीजन शुद्ध हवा मिलती है वो उन्हीं के जरिए ही मिलती है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट किन देशों के मध्य साझेदारी से स्थापित किया जा रहा है? मैत्री का संबंध हम जानते हैं कि संयुक्त सैन्य अभ्यास की जब बात करते हैं तो मैत्री का संबंध जब भारत के साथ में जब जोड़ा जाता है तो होता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ में हम मैत्री एक्सरसाइज तो करते ही हैं, इसके अलावा हमने वहां पे सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाने में भारत के द्वारा बांग्लादेश को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है। तो इसका आंसर जो जाने वाला होगा वो जाने वाला होगा भारत और बांग्लादेश। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में अन्य चीजें। भारत ने बांग्लादेश को 1.6 मिलियन जो डॉलर है 1.6 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करी है। 1320 मेगावाट
पनघर विद्युत जिसमें होगी क्या होगी, थर्मल पावर प्लांट को बनाया जाएगा और वहां पे 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। बांग्लादेश इस खुलना डिवीजन है, बिल्कुल भारत के बिल्कुल पड़ोस के साथ के अंदर, ये नजदीकी सीमा पर खुलना डिवीजन के अंदर राम जो पाल है, रामपाल का एक जगह है, वहीं पे इसको बनाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि संप्रति अभ्यास जो है वो हमने भारत के साथ में बांग्लादेश के साथ में किया जाता है। इसका 11वां संस्करण है वो वर्तमान में किया जा रहा है। विवादों की अगर बात करें तो किसी भी अन्य पड़ोसी देश के साथ में छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं, और उसी के क्रम के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि तीस्ता नदी का जो विवाद है, जिसके अंदर जल बंटवारे से संबंधित है, जो सिक्किम से निकल करके और बांग्लादेश की तरफ बहने वाली एक प्रमुख नदी है, और उत्तरी पूर्वोत्तर जो जितने राज्य हैं उनकी एक महत्वपूर्ण नदी है, और इसी के संबंध के अंदर वहां पे जल विवाद भी आपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा अवैध प्रवासन की बात करें तो बहुत सारे अवैध लोग जो हैं, किसी प्रकार को उनके पास में वीजा नहीं होता, पासपोर्ट नहीं होता, और वो लोग जो है अवैध तरीके से भारत के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अभी जो वर्तमान की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम शेख हसीना है, और बिमस्टेक एक ऐसा संगठन है जिसका हेडक्वार्टर है वो ढाका बांग्लादेश में है, और बिमस्टेक के अंदर भारत और बांग्लादेश दोनों ही सदस्य देश हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 9। हाल ही में मेक इन इंडिया के तहत लॉन्च हुआ महाबली किस से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है बालाड पुल। बालाड पुल एक ऐसा है जिसके अंदर हमारी मेक इन इंडिया के थ्रू बहुत सारे ऐसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, और इसी के क्रम के अंदर बालाड पुल एक शिपयार्ड जो कंपनी है उसके द्वारा इसको बनाया गया है। तो 25T बालाड पुल जो है वो महाबली रक्षा मंत्रालय की मेक इन इंडिया पहल के तहत हाल ही में सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड भरूच गुजरात में इसको लॉन्च किया गया, और ये भारत की पहली आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप है, या कह सकते हैं रक्षा अनुपात जो जितने भी बनाए जा रहे हैं उसके अंदर स्वदेशी उपकरण, स्वदेशी निर्मित जितनी भी प्रकार की चीजें बन रही हैं वो भारत के लिए एक अच्छी लाभदेय स्थिति के अंदर जाने वाली है। रक्षा मंत्री की बात करें तो वर्तमान के अंदर हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम मिस्टर राजनाथ सिंह है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 10। हाल ही में टीओटी मॉडल जो चर्चा में रहा उसका संबंध किससे है? तो उसका जो संबंध जाने वाला है वो जाने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर से। वर्तमान में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित एक इस प्रकार का टीओटी मॉडल लेकर के आए हैं। वर्तमान में जो एनएचएआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जिसके वर्तमान में जो मंत्री हैं उनका नाम है नितिन गडकरी, और उन्हीं की पहल से टीओटी एक मॉडल लेकर के आया है, और इस मॉडल के थ्रू हम लोग जितने भी प्रकार की जब भी गाड़ियां जब टोल के पास खड़ी होती हैं, इसके अलावा जीपीएस से उनको लेस किया जाएगा, कम से कम लोगों को वहां पे खड़ा रखा जाए और कम से कम समय पे उनको निकाला जाए, और जितनी गाड़ी रोड पे चली है उतना ही उनसे टैक्स वसूला जाए। इसी के संदर्भ के अंदर एक मॉडल के तौर पे देखा जा रहा है। इस मॉडल को नाम उसका कौन सा है? टीओटी मॉडल है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। एनएचएआई द्वारा हाल ही में टोल ऑपरेट एवं ट्रांसपोर्टर जो मॉडल है उसके द्वारा विभिन्न प्रोजेक्टों को निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग में जो मंत्री है जिनका नाम नितिन जी गडकरी है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 11। हाल ही में चर्चा में रही हिरोशिमा एआई प्रक्रिया किस संगठन से संबंधित है? तो हम लोगों ने काफी दिनों से पहले देख रहे हैं कि वर्तमान के अंदर G20 की अभी G7 की जो अध्यक्षता है, माफी कीजिएगा मैं G20 के बारे में आपको बताने वाला हूं। G7 की जो अध्यक्षता है वो वर्तमान में जापान कर रहा है, और जब G20 का नाम आ गया तो G20 की जो अध्यक्षता वर्तमान में, या कह सकते हैं अध्यक्षता इस साल की जो अध्यक्षता वो भारत ने करी थी, और अभी वर्तमान में भारत ने अपनी अध्यक्षता सौंप दी है ब्राजील को, जबकि भारत ने अध्यक्षता प्राप्त कहां से करी थी? वो करी थी इंडोनेशिया से। अब पूछा जा रहा है कि एआई के अंदर विश्व संगठन से संबंधित किस प्रकार से संबंध, तो अभी वर्तमान में वहां पे G7 का सम्मेलन अभी जापान के अंदर चल रहा है, उसकी अध्यक्षता वो कर रहा है। अगर बात करें वहां के देशों की तो उसके अंदर टोटल 7 देश हैं। पहले एक देश और हुआ करता था जब उसको जाना जाता था G8 के माध्यम से, लेकिन वर्तमान में इसके 7 ही सदस्य रह गए हैं। अभी जिस देश को निकाला गया है, जो देश बाहर हुआ उस संगठन से, उस देश का नाम है रशिया। चलिए
देख लेते हैं कि सदस्य देशों की स्थापना, अगर देखें कि स्थापना की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देश बात करें तो बहुत सारी जो कंट्रीज आप देख रहे हैं कि अमेरिका, जिसके अंदर उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप है उससे, और कनाडा, दो है वो वहां से आते हैं। इसके अलावा सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं और एशिया की एक कंट्रीज है जिसका नाम जापान है। हिरोशिमा एआई प्रोसेस जो एचएपी है उसके अंदर दिसंबर 2023 तक पूरा होने की इसकी उम्मीद है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम सब लोग डेली पढ़ रहे हैं, डेली सुन रहे हैं और अपनी आम जिंदगी के अंदर भी एआई का इस्तेमाल अभी होने लगा है। चलिए, इसकी कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न में तो देखेंगे कि एक ऐसा कौन सा देश है जिसने वाटर मार्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर आप एआई से किसी प्रकार की कोई चीज को बनाते हैं, निर्मित करते हो, तो उसके पीछे आपको एआई को मेंशन करना पड़ेगा कि दिस प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड बाय एआई, तो उससे वो निर्मित है। तो इसके बारे में भी चीजें जानेंगे। चलिए, G7 में समावेशी विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप भरोसेमंद इस प्रकार का संगठन है। जब हिरोशिमा की बात हो ही रही है तो एक स्टैटिक्स का प्रश्न और है कि हिरोशिमा और नागासाकी जो है वो दोनों क्यों, किस नाम से या कह सकते हैं विख्यात है, और वहां पे ऐसा क्या हुआ था 1945 के अंदर जब विश्व का जब सेकंड वार चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो वहां पे अमेरिका ने वहां पे 2 परमाणु बम गिराए थे और इसी के लिए हिरोशिमा और नागासाकी विश्व पटल के अंदर ये कह सकते हैं लोगों की जुबान पे आ गए थे। तारीख की बात करें तो 6 नवंबर और 9 अगस्त के आसपास, 6 और 9 अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा परमाणु बम वहां पे गिराए गए थे। जापान के प्रधानमंत्री की बात करें तो फूमियो किशिदा वहां के प्रधानमंत्री हैं, और अगर वहां की राजधानी की बात करें तो वहां पे उनकी राजधानी का नाम है टोक्यो। अभी हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि वहां पे जो टोक्यो है वो विश्व का सबसे अच्छे हवाई अड्डों में से एक है, या शीर्ष स्थान के अंदर टोक्यो का हवाई अड्डा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में पहली बार किस बीमारी के लक्षण वहां पे खोजे गए हैं? तो जो वैज्ञानिक हैं अपने शोध के जरिए वहां पे, हालांकि वहां पे मानव कम रहते हैं, लेकिन वहां पे विभिन्न प्रकार के प्रजातियों को, जो ठंड के अंदर रहने वाली जो प्रजातियां जिसके अंदर पेंगुइन मूल रूप से ज्यादा कही जा सकती है, वहां पे एक रोग आ गया, बीमारी आ गई, जिसकी वजह से उन जीवों को खतरा पैदा हो गया है। पूछा जा रहा है कि कौन सा अगर खतरा पैदा होने वाला, कौन सा रोग होने वाला है वहां पे, तो एवियन जो फ्लू है वो वहां पे भी फैलने के वहां पे लक्षण वहां पे खोजे गए हैं। चलिए तो देख लेते हैं, विशेषज्ञों के अनुसार अंटार्कटिका क्षेत्र में जो बर्ड फ्लू है उस एक बीमारी है जो आमतौर के अंदर जो पक्षियों में पाई जाती है, और ये जो घातक जो वायरस हो पेंगुइन और अन्य स्थानीय प्रजातियों को भी घातक सिद्ध होने वाला है। पक्षियों के लिए प्रमुख प्रजनन स्थल भी है, तो अगर इस प्रकार का अगर कोई रोग वहां पे अगर आ जाता है जिसकी वजह से प्रजनन की क्षमता समझे या जीवों की हत्या अगर वहां पे मारे जाते हैं वो किसी प्रकार की बीमारियों की वजह से, तो ये काफी मतलब कह सकते हैं कि दुखद खबर है, और इस पे जो है वो त्वरित संज्ञान लेते हुए इस पे काम किया जाना उचित होगा। तो ये वहां पे शोध भी किया जा रहा है और साथ में सभी जो देश है जो वहां पे अपने अनुसंधान केंद्र चला रहे हैं उन्होंने व्यापक रूप से इस पे काम करना शुरू भी कर दिया है। चलिए अब बात करें अगर भारत की और अंटार्कटिका का संबंध भारत से कैसे है, तो अंटार्कटिका के अंदर भारत के ऑलरेडी वहां पे 3 मिशन चल रहे हैं, अनुसंधान केंद्र चल रहे हैं। भारत का पहला अगर अनुसंधान केंद्र की बात करें तो दक्षिणी गंगोत्री, जो वर्तमान में तो बंद है, लेकिन सबसे पहले खोला इसी को गया था और दक्षिणी ध्रुव से लगभग 2500 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। इसके अलावा 2 ऐसे अन्य और जो अनुसंधान केंद्र भारत के द्वारा वहां पे चलाए जा रहे हैं, जिनका नाम है, एक तो मैत्री है और दूसरे का नाम है भारती। वर्तमान में दोनों अनुसंधान केंद्र अभी वर्तमान में वहां पे संचालित है। दक्षिण गंगोत्री की अगर गंगोत्री की बात करें तो 1983-84 का जो दशक था, डिकेड था, जो 80 वाला दशक था, वहीं पे इसकी स्थापना की गई थी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने अबुआ आवास की घोषणा की शुरुआत करी है? विभिन्न राज्य, हर प्रकार के राज्य अपने नागरिकों को जितनी प्रकार की सुलभ योजनाओं से उनको लैस करते हैं, उसी के संदर्भ में सवाल आपसे पूछा जा रहा है। कोई अंत्योदय योजना से कर रहा है किसी प्रकार का जो, या फिर कह सकते हैं कि दूसरा खाद्य सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं कई राज्य, इसके अलावा कोई दे रहे हैं चिकित्सा संबंधित, कुछ रोजगार से संबंधित और कुछ पेंशन से। इस प्रकार हाल ही के दिनों के अंदर फ्री बीज की जो घोषणाएं हैं वो अधिकतर राज्य ऐसा करने लगे हैं। इसी के अब देखा जाए, कड़ी को जोड़कर कर देखा जाए तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ये शुरुआत करी है? तो आप ये जो अबुआ जो योजना है उसके अंदर क्या होने वाला है और किस राज्य से इसका संबंध है? तो इसको जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है झारखंड। झारखंड के अंदर वो गरीब तबके, वो गरीब कह सकते हैं परिवार जिनके पास में आवास नहीं है, 2 कमरे या कह सकते हैं कि 3 प्रकार की जो बेसिक चीजें होती हैं,
कि जिसके अंदर रोटी, कपड़ा और मकान, अगर तीनों चीजों से कोई व्यक्ति महरूम है, उसको नहीं मिल पा रही है, तो किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का एक कर्तव्य बन जाता है कि उसको उन सुविधा से तो वो मिनिमम 3 जो चीजें उनसे तो उनको लेस करे। और इसी के संदर्भ में देखा जा रहा है कि झारखंड के अंदर एक शुरुआत करी गई है, जहां पर 16,320 करोड़ रुपए का बजट लेकर के आए हैं और बेघर 8 लाख लोग जो है वहां पे पक्के घर उपलब्ध कराएगी वहां की राज्य सरकार। योजनाओं को 3 चरणों के अंदर बांटा गया। लक्ष्य यह है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंदर उन 8 लाख घरों का निर्माण कर लिया जाएगा। तो इसको 3 फेज के अंदर इसको कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल की बात अगर कर सकते हैं तो सीपी राधाकृष्णन है। जान लेते हैं झारखंड के बारे में कुछ अन्य चीजें। झारखंड जो है वो खनिज की दृष्टि से काफी संपन्न एक राज्य है, जहां पे लौह अयस्क के तौर पे तो इसको जाना जाता है। देखते हैं कि सिंह भूमि एक ऐसा वहां पे एक जगह है जहां पर लौह अयस्क के भंडार सबसे ज्यादा है। प्रमुख त्योहारों की बात करें, आदिवासी एरिया है तो वहां पे प्रमुख त्योहार भी आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। और इसी के संदर्भ में बात करें कि सरहुल, जानताल बोंगा पूजा और बोरू पूजा पूगा या इसके अलावा अन्य भी त्योहार वहां पे मनाए जाते हैं। झारखंड की सबसे अगर लंबी नदी की बात करें तो दामोदर नदी है, और ये जो वहां पे कौन सा नागपुर का छोटा पठार से ये प्रवाहित ये होती है और लास्ट में जाकर के हुगली नदी के अंदर ये मिल जाती है। हुगली नदी कहां पे? हुगली नदी है पश्चिमी बंगाल, जो कलकत्ता के पास में वहां पर ये बहती है। चलिए स्थापना के बारे में बात करते हैं तो झारखंड कोई पुराना राज्य नहीं है, वो बिहार से निकल करके बना है। तो 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा एक एमपी से निकला था छत्तीसगढ़, और एक अपना जो उत्तराखंड निकला था वो निकला था किससे? उत्तर प्रदेश से। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ में अपने राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा उसने करी है? अगर आंसर की तरफ देखें तो उस राष्ट्र का नाम है लैटिन अमेरिकी देश है ये बोलीविया। उसने अपने इजराइल से संबंध तोड़ने की घोषणा करी है। वर्तमान में हम सब लोगों को पता है कि इजराइल और हमास के बीच में काफी संघर्ष देखने को मिल रहा है, और वहां पर अगर देखा जाए तो ऑपरेशन अल अक्सा जो हमास के द्वारा इजराइल पर अटैक करने के लिए उसको नाम दिया गया था। और उसके बाद प्रत्युत्तर के तौर पे देखा जाए तो ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन जो है वो किसके है? वो है इजराइल के द्वारा इस प्रकार का अभियान हमास के लिए चलाया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। बोलीविया लैटिन अमेरिकी देश है। 2019 में इसके राजनीतिक रिश्ते पहले से ही खराब थे, 2019 तक आते आते सुधरे थे, और बोलीविया ने अपने राजनयिक भेजना शुरू करा था इजराइल में, और ज्यादा साल नहीं हुए और उसके बाद में हमास और इजराइल के बीच में अभी एक बहुत बड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। इजराइल अपने बंधक जितने भी नागरिक हैं उनको छुड़ाने के लिए बहुत सारी चीजें वहां पे गाजा पट्टी उसके आसपास के एरिया पे वो कर रहा है, जिससे अपने लोगों की सकुशल वो वापसी करवा सके और हमास को भी वो नष्ट कर सके। ऐसा अभियान इजराइल के द्वारा छेड़ा जा रहा है, और विश्व भी लगभग 2 धड़ों के अंदर ये बंट गया है। और इसके अंदर जॉर्डन ने एक अभी यूएन के अंदर प्रस्ताव लेकर के आए, जिसके अंदर 145 देश एक तरफ थे, भारत जैसे 45 जो देश हैं वो बिल्कुल वोटिंग से दूर रहे, और 14 एक ऐसे देश थे जिन्होंने समर्थन के अंदर भी इसको वोट किया है। तो वर्तमान के अंदर यूक्रेन और रशिया का वोट तो चल ही रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच में भी काफी बड़ी मात्रा के ऊपर लड़ाई देखी जा रही है, संघर्ष देखा जा रहा है गाजा पट्टी के मद्देनजर देखते हुए। चलिए, तो हमास के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन अल अक्सा जो है वो चलाया था किसने? हमास का इजराइल के खिलाफ था, और ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो है वो इजराइल के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है। मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं कि इजराइल के अंदर सबसे उन्नत तरीके की, यह कह सकते हैं उन्नत टेक्नोलॉजी, जिसको भारत ने भी अडॉप्ट किया, बराक हम वहीं से लेकर के आए हैं। तो इजराइल की जो टेक्नोलॉजी थी उसका नाम होता था आयरन डोम, और इस बार आयरन डोम से क्या होगी? चूक होगी, जिसकी वजह से हमास ने लगातार हमले करे, जिसकी वजह से इजराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इजराइल ने एक रक्षा तकनीक को और ज्यादा बेहतर बना करके एक नया जो है वो, और कह सकते हैं इसको लेजर गाइडेड ये मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जिसके जरिए किसी प्रकार का कोई भी मिसाइल या कोई भी रॉकेट या कोई प्रकार का गोला आपके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, उससे पहले आप उसको नष्ट कर सकते हैं। इसका उन्नत संस्करण है, कह सकते हैं वो आयरन डोम का है, और वर्तमान में इसको आयरन बीम को भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं,
और राजधानी की बात करते हैं तो तेल अवीव वहां की राजधानी है। चलिए जान लेते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न और प्रतिम देखते हैं कि ऐसा प्रश्न है 15वां, किस देश ने एआई से बने फोटो वीडियो और ऑडियोज के साथ में वाटरमार्क अनिवार्य कर दिया था। मैंने अभी प्रत्युत्तर में आपको मैं बता ही रहा था कि एआई जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस वो हमें सुख सुविधाएं और सरल जीवन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए तो काम कर ही रही है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने किसी भी प्रकार का कोई भी उत्पाद, कोई भी फोटो या किसी प्रकार की कोई कृति अगर बनती है तो उसके पीछे अगर आप वो एआई से रिलेटेड है तो आपको उसके पीछे वाटरमार्क लगाना ही होगा। वो कंपलसरी है, उनको अनिवार्य कर दिया, क्योंकि ये आपकी निजता पे काफी बड़ा हमला करने वाला है। एआई के द्वारा मेरे हिसाब से बहुत सारे विशेषज्ञ इसके बारे में चिंता जता चुके हैं कि एआई मानव के जीवन के अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव तो लेके आएगा, लेकिन मानव जीवन के अंदर यह कह सकते हैं मानवीय जितनी प्रकार की जो निजता होती है उसको किसी प्रकार के छिन्न भिन्न कर देगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने बिल्कुल ये अनिवार्य तौर से प्रतिबंधित कर दिया है कि आप बिना अगर वाटरमार्क लगाए किसी प्रकार का जो उत्पाद है वो एआई का अगर बनता है तो उसमें आप उसके बिना उसको बाहर लेकर के नहीं आ सकते। तो आज की करंट की क्लास के लिए इतना ही, और आप प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में जुड़े रहिए। हमारी जो स्लाइड्स या कह सकते हैं जो पीडीएफ का जो डेटा है आपको पीडीएफ की आपकी इसमें मिल जाएगा, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं टेलीग्राफ चैनल के माध्यम से आप यहाँ से सारी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।